स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स के बारे में। आपने सुना है मैकेनिक्स? देखो बच्चों, जो मैकेनिक्स होता है उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। आपने ये ब्रांचेस के नाम भी सुने होंगे। तो पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनेमिक्स। तो ये मैकेनिक्स होता क्या है? देखो बच्चों, जो मैकेनिक्स है वो स्टडी होती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो कैसे लिखेंगे? दिस इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, वो अंडर दी सेवरल फोर्सेस हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट अंडर सेवरल फोर्सेस, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ सेवरल फोर्सेस वो मोशन भी कर सकता है। तो देखो, इक्विलिब्रियम क्या होता है ये तो हम बाद में देखेंगे, आगे जब टॉपिक बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मैकेनिक्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किसके बारे में करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में करते हैं। और जो सेवरल फोर्सेस हैं उनका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर क्या है, ऑब्जेक्ट के मोशन पर क्या है, वो स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स की जो पहली ब्रांच है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर हमको स्टडी करनी है ऑब्जेक्ट की जो कि सेवरल फोर्सेस के अंडर द इफेक्ट है। तो स्टैटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट under several forces, and these forces are in equilibrium। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई बॉडी है और वो बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4 F5, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। F5 अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अमाउंट के फोर्सेस लग रहे हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड के या अलग अलग मात्रा के फोर्स लग रहे हैं। तो अगर ये सभी फोर्सेस का नेट इफेक्ट जीरो होता है, मतलब अगर मैं इन सभी फोर्सेस को टोटल कर दूं ना, तो वो टोटल अगर जीरो हो जाए, मतलब सभी फोर्सेस का जो प्रभाव है टोटल मिला करके इस ऑब्जेक्ट के मोशन पर कुछ भी ना हो, तो हम बोलेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो अंडर इक्विलिब्रियम है। तो ऐसे फोर्सेस जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पैदा कर रहे हैं, उन फोर्सेस के लिए हम कहेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट जिस भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो जीरो रहेगी, या अगर कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी रहेगी। तो स्टैटिक्स में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल जो नेट फोर्स हैं वो जीरो हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो ऐसी स्टडी को हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। तो स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडीज विच आर इन इक्विलिब्रियम अंडर सेवरल एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पर बच्चों इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं हो रही है। F1 F2 F3 F4 ये सभी के सभी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। दूसरा, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का क्या मतलब है? तो काइनेमेटिक्स का मतलब है कि दिस इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेमेटिक्स मतलब कि स्टडी
किसका स्टडी? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के मोशन का स्टडी है। और इसकी खास बात क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन करवाने वाला कॉज है उस कॉज का स्टडी नहीं करते। मतलब कॉज ऑफ मोशन इज नॉट स्टडीड, है ना। कॉज का जो कारण है ना, वो कारण हमको स्टडी नहीं करना पड़ता। तो ये सॉरी, मोशन का जो कारण है, मोशन का जो कॉज है, वो हम नहीं पढ़ते हैं, केवल और केवल मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये मोशन का कॉज कौन है? मोशन का कॉज है फोर्स। मतलब कि हम लोग फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, हम लोग टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ते। किस में नहीं पढ़ते? काइनेमेटिक्स में। अच्छा, डायनेमिक्स में क्या होता है? डायनेमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और साथ ही साथ हम कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं। मतलब डायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको मोशन के बारे में तो पढ़ना ही है, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ ही साथ आप वो मोशन क्यों हुआ उस कॉज के बारे में भी पढ़ोगे। तो वो मोशन जो है वो टॉर्क के कारण हो सकता है, फोर्स के कारण हो सकता है, आप फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हो। तो डायनेमिक्स में, डायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और साथ ही साथ कॉज ऑफ द मोशन इज स्टडीड। कॉज ऑफ मोशन इज स्टडीड। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस होती है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? तो मैकेनिक्स जो है उसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में। ये जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर सेवरल फोर्सेस हो सकता है। अच्छा, अब स्टैटिक्स का मतलब यह है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स का मोशन का स्टडी करते हैं, पर यहां पर जो ऑब्जेक्ट के ऊपर सेवरल फोर्सेस अगर लग रहे हैं ना, तो वो जो सेवरल फोर्सेस है उनका नेट इफेक्ट उस मोशन पे, उस बॉडी पर 0 है। मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। या आप मोटा मोटा ये समझ लो, स्टैटिक्स मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट कंडीशन में है, ऐसा समझ लो। अब वैसे तो देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होता है तब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो बात ये नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। स्टैटिक्स की स्टडी में ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ होना चाहिए। स्टैटिक्स की स्टडी में ये आवश्यक है कि अगर उस बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो ये फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो 0 होना चाहिए। मतलब कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होनी चाहिए। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मोशन की, किसके मोशन की? ऑब्जेक्ट के मोशन की। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन का जो कारण है, कॉज ऑफ द मोशन है, इज नॉट स्टडीड, उसको स्टडी नहीं करते। डायनेमिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन कॉज ऑफ मोशन इज स्टडीड। यहां पर मोशन का जो कारण है उसका भी स्टडी किया जाता है। बच्चों नोट डाउन कर लो, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, और जिन बच्चों के पास में मेरे नोट्स अभी हैं वे इस पर्टिकुलर पेज को खोल के बैठें। जो मैं आपको टॉपिक कवर करवाता जाता हूँ वो पर्टिकुलर पेजेस को खोल के रखें, और जिनके पास में नोट्स नहीं है वे मंगवा सकते हैं। आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, मैसेज ही करना है। बच्चों आगे हम बात करते हैं रेफरेंस फ्रेम की। इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
देखो बच्चों, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसा इमेजिन करो कि मान लो आप खुद या कोई एक स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति वो खड़ा है, सपोज किसी ग्राउंड पर खड़ा है, किसी रोड पर खड़ा है, और इस व्यक्ति के पास में एक बहुत लंबी मेजर टेप है, बहुत लंबी मीटर स्केल है। कितनी लंबी? इनफाइनाइट लंबी, बहुत लंबी मीटर स्केल है। और साथ ही साथ इस बच्चे के पास में एक रिस्ट वॉच भी है। तो इसकी मदद से, इस क्लॉक की मदद से वो टाइम देख सकता है। तो अगर कोई बच्चे के पास में इनफाइनाइट लॉन्ग मीटर स्केल हो और इस बच्चे के पास में क्लॉक भी हो, घड़ी भी हो, तो मैं कहूँगा कि ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर या ये जो बच्चा है ना, ये ऑब्जर्वर ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या रेफरेंस फ्रेम है। तो ये दो चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसीलिए पड़ी कि सपोज ये बच्चा मान लो कि ग्राउंड पर खड़ा है और उस बच्चे के सामने से एक कार निकलती है। वो इस लोकेशन पर t=t1 टाइम पर अपनी घड़ी देख करके यहाँ पर टाइम नोट करता है। इस टाइम पर इस कार की पोजीशन ये है, ये कार आगे बढ़ जाती है। अब इस कार की जो पोजीशन है वो बदल चुकी है, टाइम भी बदल चुका है। सपोज बच्चे ने t=t2 टाइम यहाँ पर नोट डाउन कर लिया और इसकी पोजीशन क्या है वो नोट डाउन कर ली। पोजीशन नोट डाउन करने के लिए इस बच्चे के पास में एक मीटर स्केल चाहिए ना। कितनी लंबी? बहुत लंबी, इनफाइनाइट जितनी लंबी, जिससे कि वो कोई दूर के ऑब्जेक्ट की लोकेशन भी चेक कर सके कि उस ऑब्जर्वर से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की दूर की जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या है, या वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। तो उसके लिए मीटर स्केल चाहिए, इनफाइनाइट लॉन्ग मीटर स्केल। तो बच्चा क्या करता है, ये ऑब्जर्वर क्या करता है, ये ऑब्जर्वर मीटर स्केल से इस कार की और अपने से जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेता है। और किस समय पर डिस्टेंस मेजर करता है? t=t2 टाइम पर मेजर करता है। ठीक है ना। तो हमको ये पता चलेगा, यहाँ पर हमको स्टडी पता चलेगी। किसकी स्टडी हम कर सकते हैं? हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी कर सकते हैं कि किस किस टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितने टाइम पीरियड में चेंज हो रही है या चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, वो सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ऑब्जर्वर के पास में ये क्लॉक हो और इनफाइनाइट लॉन्ग मीटर रोड हो तो। ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर को, अगर ये ऑब्जर्वर इनफाइनाइट लॉन्ग मीटर स्केल रखता है अपने साथ में और ये ऑब्जर्वर अपने साथ में एक क्लॉक भी रखता है, तो ये ऑब्जर्वर ही रेफरेंस फ्रेम माना जाएगा। तो रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन हुई ऑब्जर्वर विद मीटर रोड एंड अ क्लॉक टू मेजर पोजीशन एंड टाइम ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है ऑब्जर्वर जो कि अपने साथ मीटर रोड रखता है और क्लॉक रखता है, जिससे कि वो अलग अलग पोजीशन और टाइम है ना, और उस टाइम पर ली हुई पोजीशन को नोट डाउन कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ऐसे उस ऑब्जर्वर को ही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये मैं आपको अभी नोट डाउन करवाता हूँ। इसका डेफिनेशन मैंने आपको जो समझाया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो टाइप का होता है। एक होता है इनर्शियल टाइप और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल टाइप। ये इनर्शियल टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखो, अगर ये जो ऑब्जर्वर है जिसको हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा, अगर ये ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कांस्टेंट है या इसका वेलोसिटी अगर जीरो है, तो हम कहेंगे कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो वैलिड होता है, लेकिन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसमें वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही होती है, वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसकी वेलोसिटी चेंज कर रही होती है? फ्रेम की वेलोसिटी, जिसको हमने ऑब्जर्वर कहा है ना, ये खुद चल रहा होता है लेकिन इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। मतलब ये जो ऑब्जर्वर है ना, अगर वो एक्सेलरेटेड कंडीशन में है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सेलरेटेड कंडीशन में है, यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सेलरेटेड कंडीशन में, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंजिंग, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता। चलो जी नोट डाउन करवाता हूं, वीडियो को पॉज करो बच्चों और नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बच्चों जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें जो मोशन का कॉज होता है ना वो सूडो फोर्स होता है। मैं आपको बस अभी नोट डाउन करवाता हूँ, सूडो फोर्स के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ने वाले हो आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो किस केस में, बस आप अभी इधर नोट डाउन कर लो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कॉज ऑफ मोशन होता है, कॉज ऑफ मोशन इज सूडो फोर्स। अब देखो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बच्चों, उसमें वैसे भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो काम करता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कौन लगाएगा, बॉडी के मोशन का कारण कौन बनेगा, तो सूडो फोर्स है वो ये बॉडी के मोशन का कारण बनता है। अच्छा, अब आगे हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, उस टर्म का नाम है रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या होता है? रेस्ट कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो बॉडी है ना वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ठीक है। और किसके रेफरेंस से? विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रखा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। रेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी है वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, मतलब कि बॉडी की जो पोजीशन है वो वही की वही रहेगी। सपोज इस टेबल पर ये बॉडी रखी है तो ये बॉडी यहीं की यहीं रहने वाली है। t इज इक्वल टू t1 टाइम पर पोजीशन यही है, t इज इक्वल टू t2 टाइम पर भी बॉडी की पोजीशन यही है। बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करती। लेकिन किसके रेफरेंस से बात कर रहा हूं मैं ऑब्जर्वर के रेफरेंस से बात कर रहा हूं। देखो बच्चों, मान लो कि एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर इस ट्रक में बैठा हुआ है। ये मैं एक ट्रक बना देता हूं। ये एक ऑब्जर्वर है जो इस ट्रक में बैठा हुआ है और ये जो ट्रक है वो आगे बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। चलो जी, ओके। ये ट्रक की खिड़की और ये ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, ट्रक को चला रहे हैं। देखो बच्चों, ट्रक के अंदर अब ये टेबल है और टेबल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या मोशन नहीं कर रहा है, मतलब ये रेस्ट कंडीशन में है या रेस्ट कंडीशन में नहीं है, हम क्या बोलेंगे? देखो, एक लड़का है जो यहाँ पर खड़ा है, मतलब एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1,
वो ग्राउंड पर खड़ा है, एक ऑब्जर्वर है जो इसी ट्रक में बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये रहा, ठीक है। इसको मैं ऑब्जर्वर 2 नाम दे देता हूं। अब देखो बच्चों, ये ऑब्जर्वर भी मोशन कर रहा है, ये टेबल भी मोशन कर रहा है, और ये टेबल पर रखा हुआ ब्लॉक भी मोशन कर रहा है, टेबल पर रखा हुआ मास m भी मोशन कर रहा है। लेकिन ये जो मास m है, इसका पोजीशन ऑब्जर्वर नंबर 2 के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही पोजीशन इसकी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, टाइम t इज इक्वल टू T1 पर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस मास की पोजीशन वही है, टाइम T2 पर इस ऑब्जर्वर नंबर 2 के रिस्पेक्ट में मास m की पोजीशन वही है। तो पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंजेस एज द टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और यहां पर ऑब्जर्वर नंबर 2 की बात अभी मैंने करी। ये ऑब्जर्वर क्या है? यही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन बच्चों, जब मैं ऑब्जर्वर नंबर 1 के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो ये बॉडी है, मतलब ये जो मास है ना, ये मास की टाइम t इज इक्वल टू T1 पर पोजीशन ये है। तो अगर टाइम बदलेगा और ट्रक हमारा आगे बढ़ रहा है, तो टाइम t इज इक्वल टू T2 पर ये जो मास m है, इसकी पोजीशन तो बदल जाने वाली है। किसके रिस्पेक्ट में? इस ऑब्जर्वर नंबर 1 के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर नंबर 1 के रिस्पेक्ट में मास m रेस्ट कंडीशन में नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर नंबर 2 के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्वर नंबर 2 है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 2 है, उसके रिस्पेक्ट में मास m वो रेस्ट कंडीशन में माना जाएगा। इसीलिए जो रेस्ट कंडीशन है तो वो कोई एब्सोल्यूट कंडीशन नहीं है। अगर हम कभी भी मोशन की बात करते हैं तो वहां पर हमको बोलना पड़ता है कि आप किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, है ना, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष में बात कर रहे हो। अगर आप सपोज किसी ट्रेन में बैठे हो और ये ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है, दो बच्चे ट्रेन में बैठे हैं और वो आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि एज द टाइम पासिस, समय बीत रहा है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन वही बनी हुई है, इसीलिए वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन पर है। लेकिन जो व्यक्ति अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और यहाँ से देख रहा है आपको, तो इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में ये पर्सन और ये पर्सन, दोनों ही पर्सन वो रेस्ट कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ट्रेन अभी यहाँ पर है, ये दोनों बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू T1 पर यहाँ पर है, और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ गई, टाइम t इज इक्वल टू T2 पर इनकी पोजीशन चेंज हो जाने वाली है। इसीलिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये दोनों ही बच्चे रेस्ट कंडीशन में नहीं हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आती है बारी समझने की मोशन। देखो बच्चों, अभी हमने रेस्ट कंडीशन को समझा, अब हम मोशन कंडीशन को समझेंगे। ये मोशन कंडीशन क्या है? अगर बॉडी की पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज द टाइम पासिस, ये कंडीशन मोशन की कंडीशन है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर ये जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ आदमी, अगर मैं इसको कहूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, मतलब ये ऑब्जर्वर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसके रिस्पेक्ट में ट्रेन में बैठा हुआ ये बच्चा वो अपनी पोजीशन बदल रहा है अलग अलग समय पर। टाइम t इज इक्वल टू T1 पर ये पोजीशन है, ट्रेन आगे बढ़ गई और टाइम t इज इक्वल टू T2 पर अब इसकी पोजीशन बदल जाएगी, वो बच्चा यहाँ कहीं आ जाएगा क्योंकि ट्रेन कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है। तो मोशन क्या होता है? मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू, ये बोलना बहुत जरूरी है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
नोट डाउन करो। रेस्ट कंडीशन क्या है, मोशन की कंडीशन क्या है, या मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, और वाइब्रेशनल मोशन। अगेन ये जो ट्रांसलेशन मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। और ये जो कर्विलिनियर मोशन है वो अगेन दो टाइप का, मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्पेस। ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है इसको हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। जो मोशन इन प्लेन है इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, और जो मोशन इन स्पेस है उसको हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। अब बच्चों इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर मोशन क्या होते हैं, मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्पेस क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन मोशन। देखो बच्चों, मान लो कि हमारे पास में कोई एक बॉडी है, वो बॉडी कुछ इस तरह से, ये रही बॉडी, और ये जो बॉडी है इसमें मैं दो अलग अलग पॉइंट डिसाइड करता हूं। इस पॉइंट का नाम रख देता हूं ए और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं बी, और मैं ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को इमेजिन करता हूं। अब देखो ये बॉडी जो है ना वो चल के गई कुछ ऐसे, सपोज कुछ ऐसे चल के जाती है ये बॉडी, और ये बॉडी के चलने का जो पाथ है ना, इस पाथ पर सपोज इस पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो बॉडी है वो कुछ इस तरह से है। जो हमने बॉडी का पॉइंट ए डिसाइड किया था वो ये रहा, बॉडी का पॉइंट बी डिसाइड किया था वो ये रहा, और ए से लेकर के बी तक की मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं। अब ये जो बॉडी है उसके बाद आगे बढ़ी, और आगे बढ़ के सपोज ये बॉडी, चलो इतना बहुत है, ये बॉडी और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ करके सपोज यहां पर आ जाती है। यहां पर की पोजीशन अभी मैं नहीं बता रहा हूं। अच्छा, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां पर ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी बॉडी का मोशन होता है और आप इस बॉडी के अंदर दो मेंबर पार्टिकल को इमेजिन करते हो, और इन दो मेंबर पार्टिकल से पास होने वाली लाइन को इमेजिन करते हो, तो ये जो लाइन ए बी बन रही है यहां पर, देख रहे हो, हाँ। तो जब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज होती है और वो किसी दूसरी पोजीशन पर चला जाता है, मोशन हो रहा है ना, तो दूसरी पोजीशन पर तो जाएगा ही जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद जब वो दूसरी पोजीशन पर जाता है तो दूसरी पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वही दो मेंबर पार्टिकल ए और बी के बीच अगर मैं लाइन को इमेजिन करूं तो मुझे ये पता चलता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं इस लाइन का नाम ए डैश बी डैश रख दूं और इस लाइन का नाम ए बी रख दूं तो मैं कहूँगा कि जो ये लाइन सेगमेंट बनता है ना, ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो अगर कोई मोशन होता हो और उस मोशन में ये कंडीशन हो
तो उस तरह के मोशन को हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। मतलब कि थ्रू आउट द मोशन, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर दो अलग अलग मेंबर पार्टिकल, दो अलग अलग पॉइंट से लाइन खींचे, जैसे कि हमने ए और बी पॉइंट से लाइन खींची है, तो दो अलग अलग पॉइंट से पास होने वाली लाइन को इमेजिन करें, तो थ्रू आउट द मोशन वो जो लाइन है ना, वो उसकी पोजीशन एक दूसरे के पैरेलल रहती है, वो अपनी ही पैरेलल पोजीशन, भले ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती हो, पर जो लाइन इमेजिन करी है वो पोजीशन ऑब्जेक्ट के चेंज हो जाने पर भी वो अपनी पुरानी पोजीशन के पैरेलल रहती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, तो अगर इस कंडीशन को जो मोशन फॉलो करता है उसका नाम ही ट्रांसलेशन मोशन है। ओके, सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह के पाथ को फॉलो ना करता हुआ, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है, वो ऑब्जेक्ट चल के आता है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल के आया है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉ करता हूं फिर से, ये ऑब्जेक्ट का वही मेंबर पार्टिकल है ए, और ये ऑब्जेक्ट का वही मेंबर पार्टिकल है बी, इन दोनों के बीच में लाइन खींचता हूं। अब मुझे क्या दिखाई देता है कि ये जो ए बी लाइन है, वो ए बी लाइन जब टाइम t इज इक्वल टू T1 था तब, और जब टाइम t इज इक्वल टू T2 हुआ तब, ये जो ए बी लाइन बन रही है ये एक दूसरे के पैरेलल है। ऑब्जेक्ट का मोशन हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से पोजीशन चेंज करता है जिससे कि उसके अंदर के मेंबर पार्टिकल्स के बीच में, अगर कोई दो मेंबर पार्टिकल के बीच में अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लाइन पैरेलल ही रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको दो अलग अलग एग्जांपल से ये बात समझाई। कुछ नोट डाउन करवाता हूं। हाँ बच्चों, ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है इसे आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद में ट्रांसलेशन मोशन की डेफिनेशन, थ्रू आउट द मोशन इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इनसाइड द बॉडी रिमेन्स पैरेलल, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। आगे बात करते हैं रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन क्या होता है? देखो, हम एक एक्सिस को इमेजिन करते हैं। मैंने ये एक एक्सिस को इमेजिन किया, इस एक्सिस का नाम है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, अगर कोई बॉडी किसी फिक्स लाइन के अबाउट मोशन करती है, सपोज ये है बॉडी जो किसी फिक्स लाइन के अबाउट, ये एक फिक्स लाइन है, अगर कोई बॉडी फिक्स लाइन के अबाउट मोशन करती है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। और ये जो फिक्स लाइन है इसका नाम क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये बॉडी घूमी और घूम करके देखो, वो जब दूसरी साइड आती है घूमते हुए तो वो सपोज कुछ ऐसे आ गई, ये, ठीक है ना। तो इस रोटेशन की खास बात ये होती है कि जितने भी मेंबर पार्टिकल होते हैं इस बॉडी के, जैसे कि मेंबर पार्टिकल ए, मेंबर पार्टिकल बी, मेंबर पार्टिकल सी, ठीक है, ऐसे अलग अलग जो मेंबर पार्टिकल हैं, मान लो कि मेंबर पार्टिकल अंदर वाला एक ई ले लेता हूं, ऐसे बहुत सारे बॉडी के अंदर तो बहुत सारे एटम्स होते हैं ना। एक काम करो, एटम्स को ही मेंबर पार्टिकल मान लो, है ना। तो कितनी सारी संख्या में एटम्स होते हैं, कितनी सारी संख्या में मेंबर पार्टिकल होते हैं। अच्छा, तो जो ये मेंबर पार्टिकल ऑफ बॉडी होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये सर्कुलर मोशन करते हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये जो ए पार्टिकल है ना वो सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, ये जो सी पार्टिकल है ना वो सर्कुलर मोशन करेगा, ये यहां पर सर्कुलर मोशन करता हुआ आ गया, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। जो ये मेंबर पार्टिकल भी है ना, ये भी सर्कुलर मोशन करेगा।
चलो, तो इस फिगर को मैं एक सिंपल फिगर में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आपको देखने में कठिनाई हो सकती है। मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर मैं केवल दो ही मेंबर पार्टिकल दिखाता हूँ, मेंबर पार्टिकल ए, मेंबर पार्टिकल बी, है ना। ये रहा मेंबर पार्टिकल बी और ये रहा मेंबर पार्टिकल ए। तो हम अभी तक ये कह रहे थे कि जो मेंबर पार्टिकल्स होते हैं, सभी मेंबर पार्टिकल्स जो बॉडी के होते हैं वो रोटेशनल मोशन में, अगर किसी बॉडी का रोटेशनल मोशन होता है तो सभी मेंबर पार्टिकल वो सर्कुलर मोशन करते हैं। ये ए वाला जो पार्टिकल है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है। ये जो बी वाला पार्टिकल है ना, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी सर्कुलर पाथ बनते हैं ना, ये जितने भी मेंबर पार्टिकल के द्वारा चलने वाले रास्ते, मेंबर पार्टिकल के द्वारा बनने वाला सर्कुलर पाथ, सभी सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है, इस सेंटर का नाम सी ए रख देता हूं, इस सेंटर का नाम मैं सी बी रख देता हूं। सभी सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन में और क्या होता है, रोटेशनल मोशन में जो बॉडी है ना उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है। सपोज एक बॉडी है वो इस फिक्स एक्सिस के अबाउट, ये एक बॉडी है जो कि फिक्स एक्सिस के अबाउट गोल घूमती है, रोटेशनल मोशन करती है। अब ये रोटेशनल मोशन करके ऐसे आ जाएगी। अब इसका ओरिएंटेशन बदल गया ना, पहले ओरिएंटेशन ऐसा था, अब ओरिएंटेशन ऐसा हो गया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक बॉडी घुमा के दिखाता हूं। सपोज ये एक बॉडी है, अब ये बॉडी घूमेगी, ये बॉडी घूमी, ओरिएंटेशन बदल गया ना बॉडी का। हाँ, तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन वो मोशन है जिसके अंदर बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स लाइन। इस फिक्स लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। दूसरी बात, ऑल मेंबर पार्टिकल ऑफ द बॉडी फॉलो द सर्कुलर पाथ। जितने भी मेंबर पार्टिकल हैं वो बॉडी के वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। सेंटर ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ आर कंटेन्ड बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन। जितने भी सर्कुलर पाथ बनेंगे जिस पर बॉडी के अलग अलग मेंबर पार्टिकल घूमेंगे, वो सभी सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही रहेगा। देयर इज चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। आप नोट डाउन कर लो, आप फिगर ये बना सकते हो, जो फिगर मैंने अभी बना करके दिखाई है वो फिगर भी बना सकते हो, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अगर कोई भी बॉडी वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, फिक्स पॉइंट के अबाउट मोशन करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो उसे हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज यहाँ पर एक फिक्स वाल है और मैं एक टेबल यहाँ पर रख देता हूँ, ये भी एक फिक्स टेबल है और ये स्मूथ सरफेस वाला टेबल है, एकदम स्मूथ टेबल है। यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग लगा दी, ओके, और यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक का मास m है। सपोज आप इस ब्लॉक को दबाते हो और दबा करके आप यहाँ से इस ब्लॉक को छोड़ देते हो, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, जब आप ब्लॉक को छोड़ोगे तो ये ब्लॉक ऐसे मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये ब्लॉक वापस रिटर्न आएगा, है ना। तो इसे मैंने कह दिया मीन पोजीशन। इस पोजीशन के अबाउट अब ये जो मास है ना वो टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इफ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट फिक्स पॉइंट, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। और अब आपको जो वाइब्रेशनल मोशन है उसका तो पूरे चैप्टर में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अभी आप वाइब्रेशनल मोशन बस इतनी ही जानकारी आप रखिए, ठीक है, आगे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, इतना बोलना यहाँ पर पर्याप्त है। अच्छा, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कर्वीलिनियर मोशन।
कर्वीलिनियर मोशन का क्या मतलब होता है? अगर ट्रांसलेशन मोशन ऑफ बॉडी फॉलो कर्वीलिनियर पाथ, अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा हो, हमने देखा था ना ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा हो तो ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन मोशन अगर कोई बॉडी वो किसी कर्वीलिनियर पाथ को फॉलो करती है, ये मैंने एक कर्वीलिनियर पाथ बना दिया, कर्व वाला पाथ, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी कर्व वाले पाथ को फॉलो करती है और फॉलो करके सपोज ये बॉडी यहां पर आ गई, ये यहां पर आ गई, ठीक है, तो इस मोशन को ही हम लोग बोल देंगे कर्वीलिनियर मोशन। अब इस कर्वीलिनियर मोशन में ये आवश्यक है कि जो बॉडी है ना वो ट्रांसलेशन मोशन कर रही हो। मतलब अगर मैंने मेंबर पार्टिकल ए ये चूज किया और मेंबर पार्टिकल बी ये चूज किया और मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर भी मेंबर पार्टिकल ए, ये मेंबर पार्टिकल ए ये रहा बॉडी का, और बॉडी का मेंबर पार्टिकल बी ये रहा, और मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन मोशन। अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा हो और उस मोशन का जो पाथ है वो कर्वीलिनियर पाथ हो तो ऐसी कंडीशन में इस मोशन को हम कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। अच्छा, इसके बाद में हम पढ़ते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, जब तक मोशन होता रहेगा केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन चेंज करेगा। सपोज मैं यहां पर ये बना देता हूं एक्स एक्सिस और ये बना देता हूं मैं वाई एक्सिस। आपको ठीक से दिख रहा है? चलो मैं यहां दिखा देता हूं। सपोज मैं बना देता हूं ये एक्स एक्सिस, ये मैं बना देता हूं वाई एक्सिस। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मोशन करता है इस तरीके से केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ना वो क्या है, वो सपोज x1 है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी x2। ये ऑब्जेक्ट सपोज और आगे बढ़ा मोशन करता हुआ और यहाँ पर पोजीशन होगी x3, x4, x5, ऐसे ये ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर आता रहेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा। तो टाइम t इज इक्वल टू t1 पर पोजीशन ये, टाइम t इज इक्वल टू t2 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है ना। तो इस मोशन को मैं वन डायमेंशनल इसीलिए कहूंगा कि ड्यूरिंग दी मोशन, जब तक मोशन होता रहेगा केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन चेंज होता रहेगा। यहां पर केवल x में ही चेंज आ रहा है, y और z में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सपोज कोई मोशन होता है इस तरीके से, कोई वर्टिकल मोशन हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया और आगे गया। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है ना वो केवल y कोऑर्डिनेट में ही चेंज आ रहा है। सपोज यहाँ पर y इज इक्वल टू y1 है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट y2, यहाँ पर कोऑर्डिनेट y3 है ना। ऐसा समझ लो कि मैं इसको ओरिजिन O बनाता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ऑब्जेक्ट का मोशन अगर वर्टिकल मोशन है तो ऐसी कंडीशन में केवल y कोऑर्डिनेट में ही चेंज आ रहा है, बाकी x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट वो तो फिक्स हैं। तो ऐसे इस मोशन को मैं वन डायमेंशन कहूँगा, ठीक है। तो वन डायमेंशन मोशन की डेफिनेशन हो गई, ड्यूरिंग द मोशन ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन चेंजेस विद टाइम, दैट टाइप ऑफ मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। अब बात आती है टू डायमेंशनल मोशन की। टू डायमेंशनल मोशन, देखो बच्चों, जब मोशन होगा ना तो ड्यूरिंग द मोशन ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन बदलेगा ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन है ना उनके दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। यह है डेफिनेशन टू डायमेंशनल मोशन की। मतलब अगर मैं कोई प्लेन इमेजिन करूं
जैसे कि एक्स वाई प्लेन, ये मैंने वाई एक्सिस बनाया, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया। सपोज कोई बॉडी, इसको एक दीवार मान लो, जैसे कि ये एक वॉल है, दीवार होती है ना, मान लो कि एक छिपकली वो दीवार पर चिपकी है। अब ये छिपकली दीवार पर चलती है, कुछ ऐसे गई, उसके बाद कुछ ऐसे गई, उसके बाद में कुछ ऐसे गई, उसके बाद कुछ ऐसे गई। तो जो ये छिपकली है, इस छिपकली की ड्यूरिंग दी मोशन अलग अलग पोजीशन हमको दिखाई दे रही हैं। इस पूरे मोशन में छिपकली की पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 है ना। तो जब टाइम t1 था तो छिपकली की जो पोजीशन थी उसको डिफाइन करने के लिए ये मैंने ओरिजिन बनाया। उसको डिफाइन करने के लिए हमको x1 और y1 कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखने पड़ रहे थे। जब टाइम बदला, सपोज टाइम t2 हुआ, तो t2 समय पर यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमको x2 y2 लिखने पड़े। यहाँ पर कोऑर्डिनेट x3 और y3 लिखना पड़ा। पर यहाँ पर हमको जो फोर्थ पोजीशन है, टाइम t इज इक्वल टू t4 जब हुआ, तो फोर्थ पोजीशन पर इस छिपकली का जो पोजीशन है वो उसको डिफाइन करने के लिए हमको x4 और y4 लिखना पड़ा इस पोजीशन के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे छिपकली मोशन कर रही है, वैसे वैसे जो अलग अलग छिपकली की अलग अलग टाइम पर पोजीशन थी, उन सभी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो कोऑर्डिनेट यूज करते थे, उन सभी कोऑर्डिनेट्स में दो कोऑर्डिनेट्स लगातार चेंज कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा मोशन जिसके अंदर उस मोशन किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में अगर ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन में चेंज आता है, तो ये चेंज उस पोजीशन को डिफाइन करने वाले दो कोऑर्डिनेट में चेंज है, तो हम कहेंगे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। नोट डाउन करो बच्चों। वाइब्रेशनल मोशन, बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को ही हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं। कर्वीलिनियर मोशन, अगर ट्रांसलेशन मोशन ऑफ बॉडी फॉलो कर्वीलिनियर पाथ, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है और जो बॉडी है ना वो कर्वीलिनियर पाथ को फॉलो करती है, तो हम कहेंगे ये कर्वीलिनियर मोशन है। 1 डायमेंशनल मोशन, ड्यूरिंग मोशन ओनली 1 कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन चेंजेस विद टाइम। और इसके लिए 2 डायमेंशनल मोशन के लिए क्या कहेंगे कि जब भी मोशन होगा ड्यूरिंग दी मोशन 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन चेंजेस विद टाइम, उसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन, ये मोशन 3 डायमेंशन में होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर अगर मैं x, y और z ये एक्सिस बना लेता हूँ, अगर कोई मोशन होता है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के ना 3 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। जैसे कि मान लो कोई चिड़िया है, वो चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया के उड़ने वाला जो मोशन होता है ना वो 3D मोशन होता है। देखो, जब टाइम t इज इक्वल टू t1 था, उस समय ड्यूरिंग दी मोशन, जब टाइम t1 था, उस समय जो चिड़िया की पोजीशन थी उसको डिफाइन करने के लिए हमको x1, y1, z1 कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता था, इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। जब टाइम t2 हुआ तो हमको x2, y2, z2 कोऑर्डिनेट लिखने पड़े t2 टाइम पर के चिड़िया के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। इसी तरह से t3 टाइम के लिए, इसी तरह से t4 टाइम के लिए। t4 टाइम के लिए जो पोजीशन थी चिड़िया की, उस पोजीशन के लिए कोऑर्डिनेट हमको लिखने पड़े x4, y4, z4। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ड्यूरिंग दी मोशन ऑफ बर्ड, ड्यूरिंग दी मोशन ऑफ चिड़िया, अलग अलग पोजीशन के लिए, अलग अलग पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते हैं, और तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज आता है।
x1 y1 z1, अब x4 y4 z4 बन चुका है। तो इफ ड्यूरिंग द मोशन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन चेंजेस विद टाइम, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं 3D मोशन। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक डेफिनेशन और देखते हैं। इस डेफिनेशन के साथ में कुछ आगे के टॉपिक लिंक हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ मोशन था ना, ये सेग्रीगेशन जो हमने किया था और उसके बारे में, हर टाइप की मोशन के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर हम लोग इतना पढ़ के विराम देते हैं और आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में उनकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सभी को नमस्ते, जय श्री राम।